Assalamu alaikum and welcome to the first session of CEO Center for Entrepreneurship Opportunities. मैं आप सबको आज यहाँ पे वेलकम करता हूँ। आज का हमारा फर्स्ट सेशन है और जो हमारा आज का सेशन है इसका मकसद जो है, इसका मकसद स्टार्ट करने का इस प्रोजेक्ट का वो क्या है, वो ये है कि पाकिस्तान में जो अपना बिजनेस करना है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको फ़रोग़ दिया जाए। जहाँ पे गैप्स हैं, लोगों को जो इश्यूज आ रहे हैं उनमें उन्हें सपोर्ट की जाए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया जाए जहाँ पे लोग एक दूसरे से सीख सकें और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। तो इस मकसद के लिए हमने ये लाइव वेब सीरीज़ हमने स्टार्ट की है और एंटरप्रेन्योरशिप पे आपको बेपनाह मटेरियल मिल जाएगा, नेट पे भी, यूट्यूब पे भी। पर वो लोग जो ये कई सालों से ये काम करते आए हैं और उनको इस पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उनके साथ इन टच होना और उनसे चीज़ें पूछना, सीखना और उनका जो अपना एक्सपीरियंस है, वो चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं, उसको जानना, ये एक बड़ी अहम चीज़ है। और इस सिलसिले में हमने आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हमने उनको इनवाइट किया है। हमारे गेस्ट हैं नूर अहमद खान साहब। इनका तकरीबन 20 साल से ज़ायद का एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस है। इन्होंने जो है कई जो हैं वो वेंचर्स और बिजनेस किए हैं। कईयों में ये कामयाब हुए हैं, कई उन्हें रन कर रहे हैं और कई में जो है वो नहीं हो सके सक्सेसफुल। तो हर वेंचर, हर जो चीज़ है वो एक नई स्टोरी है और हमें उनसे सीखने का मौका मिलता है। आइए वेलकम हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम अहमद अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम सर। इंशाल्लाह का शुक्र सर, बेहतरीन, ठीक ठाक। सर आइए सर सेशन शुरू करते हैं। थोड़ा सर अपना इंट्रो जो है वो जो ऑडियंस है वो आइस वो जो है वो ब्रेक हो, ताकि हम फिर आगे चलें जी। ओके, ठीक है जी। मेरा नाम आपने खैर तारुफ तक करा दिया। बेसिकली मैं थोड़ा सा अपना एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से अपना तारुफ कराऊंगा। बाकी तो स्टडीज के हवाले से भी, जॉब के हवाले से भी और काफ़ी चीज़ें हैं जो डाइवर्सिफाइड है मेरी ज़िंदगी में। लेकिन मैं चूँकि आज के सेशन के हवाले से उसमें मैं बात करूँगा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो सबसे पहले मुझे याद पड़ता है कि 2000 में, आज से लगभग 20 साल पहले, मैंने अपना सफ़र शुरू किया बिज़नेस का। तो मुझे जो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिली बिज़नेस करने का, वो आइडिया था एक कैफ़े खोलने का। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि 20 साल पहले जो कैफ़े है उसका रुझान नहीं होता था। अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा कैफ़ेज़ आपको नज़र आ रही हैं मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर और बड़े सक्सेसफुल ये वेंचर्स चल रहे हैं। तो आप सोचें कि उस वक़्त जब लाहौर में कैफ़ेज़ का इतना रुझान नहीं था, तो सबसे पहला वेंचर मैंने कैफ़े किया और वो नाम था उसका कैफ़े पिन। बड़ा यूनिक नाम था और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा मैं उस थीम के हवाले से चीज़ें ढूँढता रहा लाहौर शहर में। लकीली मुझे एक जगह मिली गुलबर्ग के अंदर, वहाँ पे वो विंटेज किस्म की पुराने स्टाइल और ये स्वाद से वो पुरानी लकड़ी का सामान लेके वो लोग बनाते थे। बड़ी ज़बरदस्त उसकी शॉप थी। तो मुझे याद पड़ता है कि मैं फिर वहाँ रेगुलर जाना और वहाँ आना, तो और वो बड़ा रिस्क था जो मैंने उस वक़्त लिया। यानी आप समझिए कि अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 40 क्रॉस कर चुका हूँ, तो आप सोचिए कि उस वक़्त मेरी एज कितनी होगी। लगभग आई वाज़ 22 इयर्स ओल्ड और वो जो वेंचर था वो मैंने शुरू किया। उसके बाद देन आई नेवर लुक्ड बैक।
उसके बाद मुख्तलिफ लोगों से मिलता रहा, नेटवर्किंग करता रहा। अच्छा, उस दौरान मैं अपनी स्टडीज़ भी साथ-साथ कर रहा था, बिकॉज़ उस वक़्त मैं सीए इंटरमीडिएट मैंने किया हुआ था और मैं एक फर्म के साथ अपनी जो है वो अकाउंटेंसी जो मेरी फ़ील्ड थी उस वक़्त, उनके साथ मैं अपनी आर्टिकलशिप भी कर रहा था, जो 4 साल की होती है। तो लेकिन साथ-साथ मैं ये मेरा ज़हन जो था कि अपना काम करना है, जॉब माइंडसेट नहीं था मेरा। और रहा कि मैं उस वक़्त जो सीए इंटरमीडिएट क्वालीफाई कर चुका था और उस ज़माने में मार्केट भी बड़ी अच्छी होती थी, सैलरीज़ बड़ी अच्छी मिल जाती थी, अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत अच्छी थी। बाहर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन मेरा मेरा सारा फ़ोकस जो था कि नहीं, मैंने अपना काम करना है, एंटरप्रेन्योरशिप पर था। तो ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि उस वक़्त कैफ़े खोलना एक किस्म का वो एक स्टार्टअप था। इसको आजकल के उसमें आप रिलेट कर सकते हैं कि व्हाट एक्चुअली अ स्टार्टअप इज़। तो लेकिन वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ। वो ज़्यादा देर नहीं चल सका, वो तकरीबन 6 महीने वो चला और मैं बुरी तरह उसमें फ्लॉप हुआ। मेरे सारे के सारे पैसे ज़ाया हो गए और मैं बिल्कुल एम्प्टी पॉकेट। तो इस तरह मैं फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगले वेंचर की तरफ गया। मैंने एक मार्केटिंग कंपनी है, बड़ी रिनाउंड मार्केटिंग कंपनी है, उनके साथ मैं जुड़ गया और उनके साथ वो सफ़र मेरा जारी रहा काफ़ी अरसे तक। और उसी दौरान मार्केटिंग का कंपनी के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़ने के अलावा मैंने और अपने पार्टनर्स ढूँढे और पार्टनर्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मिल गए उस वक़्त। और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डर एक कंपनी रजिस्टर्ड की। अ, अच्छा, उसमें फिर मैं इन्वॉल्व हुआ और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी कामयाबी मिली, अल्लाह ताला ने उसमें बहुत नवाज़ा। और माशाल्लाह। उस दौरान आप यूँ समझिए कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस में मैं चला गया, सख्त किस्म की क्राइसिस। अ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक था विज़न अपने सामने रखा हुआ था कि ये चीज़ अचीव करनी है और वो मेरा सफ़र जारी रहा। उसके बाद फिर मैं मार्केटिंग की तरफ आया, अपनी फ़र्म मार्केटिंग बनाई, कंस्ट्रक्शन के पैरेलल एक मार्केटिंग कंपनी बनाई और उस मार्केटिंग कंपनी के प्लेटफ़ॉर्म से तकरीबन कोई 20 अरब के प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग की। ठीक है, मुफ्त मार्केटिंग। और उसके साथ-साथ पैरेलल में मैं रिटेल में भी आ गया। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता है वो आपको बैठने नहीं देता, आपको हर वक़्त जगाए रखता है, हर वक़्त कुछ न कुछ करने की आपकी जुस्तजू होती है, आपको नहीं बैठने देता। तो ऐसे ऐसे ही मैं ऐसे उसके पैरेलल यानी कि मैं रिटेल की अगर अपने एक्सपीरियंस में शेयर करूँ तो एक मैं उसमें इन्वॉल्व रहा, क्या कहते हैं, ग्रोसरी स्टोर बनाया काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा बनाया। अच्छा, 10,000 फुट का, स्क्वायर फीट का मिसाल, ठीक है? काफ़ी बड़ा होता है, 10,000 फीट तकरीबन लगभग 2 कनाल के ऊपर होता है। उसके बाद एक रेस्टोरेंट का वेंचर किया, उसके बाद फिर मैं गारमेंट्स के भी मैं वेंचर किया, गारमेंट्स का। तो माशाल्लाह। अच्छा, गारमेंट्स के उसके बाद मैं गाड़ी का शोरूम भी एक वेंचर किया। अच्छा, गाड़ी के शोरूम और इस तरह करते-करते फिर मैंने एक रेस्टोरेंट दोबारा बनाया, काफ़ी बड़ा, तकरीबन वो भी 1-2 कनाल के ऊपर था। तो बहुत बुरी तरह मेरे बिज़नेस कुछ पिटे, बहुत बुरी तरह, यानी काफ़ी हेवी लॉसेस हुए। और फिर मैंने अल्टीमेटली जब ये देखा कि बेसिकली जो हमारे जो ओवरऑल सिनेरियो है बिज़नेस का, जी, जी। वो आपको उस तरह नहीं सपोर्ट करता। तो फिर अल्टीमेटली मैंने मार्केटिंग कंपनी बनाई। उसपे भी काफ़ी काम किया। तो ये सफ़र मेरा इस तरह अभी तक चल रहा है, मुख्तलिफ वेंचर्स मैं करता हूँ। अभी भी मेरे एक वेंचर इंशाल्लाह रिसेंटली मेरे ज़हन में है। वो भी अभी मैं इंशाल्लाह जल्दी लॉन्च करूँगा। तो ये एक थोड़ा-सा मैं आपको अपना माशाल्लाह। 20 साल का उतार-चढ़ाव जो है ना, आपको मैं शेयर कर रहा नहीं, माशाल्लाह कमाल है। आपकी तो लाइफ में काफ़ी जो है ट्विस्ट हैं, ऐसे और फिर ऐसे काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट है माशाल्लाह। इंशाल्लाह आज के सेशन में आपसे काफ़ी चीज़ें जो है वो सीखने का मौका जो है वो मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आप माशाल्लाह आप इतने साल एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान में आपने काम किया है और मुख्तलिफ सेक्टर्स में आपने काम किया है। तो आपकी नज़र में एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इसके बारे में आप कहते हैं कि
बेसिकली कि ये क्या चीज़ है, ये इसको अगर डिफाइन हम करना चाहें तो? एंटरप्रेन्योरशिप वैसे तो बाहर की दुनिया में उसको सरफेस हुए 100 साल हुए हैं, बल्कि तो 17th सेंचुरी से भी वो है, वो तो उधार लिया हुआ एक लफ्ज है फ्रेंच वर्ड का, फ्रेंच जुबान का। लेकिन पाकिस्तान में ये आप समझ लें, क्योंकि जब मैं बिजनेस में एंटर हुआ 2000 में, 99 2000 में, तो उस वक्त भी इस लफ्ज के बारे में, क्योंकि देखें इन अल्फाज का ताल्लुक आपके सोशल मीडिया के साथ बहुत स्ट्रांग, सोशल मीडिया के साथ ही जुड़ा। सोशल मीडिया इवॉल्व हुआ तो बहुत सारे वर्ड्स जो है ना वो सरफेस्ड हुए, ठीक है, जिसमें खासकर ये लफ्ज एंटरप्रेन्योरशिप है। उससे पहले ये लफ्ज बहुत कम लोग इस्तेमाल करते, बल्कि इस्तेमाल करते ही नहीं थे। तो वैसे मैं मेरे मेरे नजदीक एंटरप्रेन्योर वो होता है कि जो अपने वसाइल से अपने मसाइल का हल निकाल सकता है, वो एंटरप्रेन्योर होता है। ऐसे ऐसे। तो अच्छा, आप ये देखें ना, आपके मुल्क में मसाइल है ना? बहुत मसाइल ही अच्छा, बहुत मसाइल, मसाइल। मतलब आपके पास मसाइल भी काफी हैं, आपके पास ऐसे मसाइल ही भी तो ऐसे ही बहुत है ऐसे ना, ही। कुछ दैट्स ट्रू आने हैं दैट्स हर ट्रू चीज दैट्स में। दैट्स ट्रू दैट्स तो अगर हम उन वसाइल को बरोकार लाकर उन मसाइल का हल कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये एंटरप्रेन्योरशिप है। ट्रू। तो बिल्कुल ऐसे। अब अगर आपने किसी मुल्क की तरक्की को देखना है, उसको मेजरमेंट करनी है, उसको जांचना है, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि उनके मसाइल देखें कि उनके मसाइल कम हैं या ज्यादा हैं। अगर तो उनके मसाइल कम हैं, इसका मतलब ये है कि वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत अच्छी है और एंटरप्रेन्योर्स वहां पर मौजूद हैं। और अगर आपके मुल्क के मसाइल जो हैं वो ज्यादा हैं, तो ये शो करता है कि आपके पास एंटरप्रेन्योरियल माइंड सेट नहीं है। ये मेरी दैट्स ट्रू डेफिनेशन है बेसिक। दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, बिल्कुल ऐसे ही है। और मतलब अगर हम जो हमारे इश्यूज हैं, मसाइल हैं, उनको अगर हम स्टार्ट करके काम करना शुरू कर दें तो हमारा मसला हल हो जाएगा। जैसे मुझे जो हाँ, है स्पीच डिस ऑर्डर है, तो उसके लिए पाकिस्तान स्टैमरिंग जो फाउंडेशन है वो स्टार्ट की है। मेरी अपनी भी हुई हेल्प, और मेरी तरह के बेशुमार लोग हैं, उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ्स के जो है वो बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगला है कि जब पाकिस्तान में ये चीज स्टार्ट हुई, तो पाकिस्तानियों का जो है वो आपने इतने साल काम किया कि पाकिस्तानियों का इस सिलसिले में कह लें माइंडसेट क्या है, क्या वो रखते हैं कि कब पाकिस्तान में ये चीज जो है ये होना शुरू हुई इवॉल्व, और अब पाकिस्तानी को माइंडसेट पहले क्या था और अब क्या है इसको जो है वो लेकर? देखिए पाकिस्तान में लेट 90s में ना, खासकर, हम्म, और इसमें थोड़ा सा रुझान बढ़ना शुरू हुआ एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। देखें, कोई भी चीज, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, कोई भी चीज आप ले लें, जी उसको एक मकाम तक पहुंचाने के लिए उसके लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, एक माहौल चाहिए होता है, ठीक है। ऐसे। और जब वो माहौल मुयस्सर आ जाता है तो वो चीज सामने आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पौधा उगाते हैं, काश्त करते हैं, उसके लिए आपके पास एक जरखे जमीन होनी चाहिए। जी और अगर आपके पास वो जरखे जमीन नहीं है, तो वो जो सीड है या वो जो बाकी चीजें हैं वो किसी काम की नहीं है। तो ऐसे। पाकिस्तान में जो मैं समझता हूँ कि जो इस चीज की शुरुआत हुई वो लेट 90s में शुरू हुई। और मुझे भी अपना देखे ना, मेरा भी तकरीबन जो एंटरप्रेन्योर जर्नी है, इस खासकर एक तो पुराना माइंड सेट है ना, जो इंडस्ट्रियलिस्ट जी हैं, ओले और सारा वो सिलसिला चल रहा है, वो तो काफी अरसे से चल रहा है। लेकिन ऐसे। खासकर वो सोच जो आप समझिए कि फिक्स माइंड सेट या जॉब माइंड सेट, उससे जो है ना आप पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं या उससे उस तरफ जी जाने की बात कर रहे हैं, तो वो लेट 90s में ये सिलसिला शुरू हुआ। और मुझे भी याद पड़ता है कि जब मैं फॉर्म में उस वक्त मुख्तलिफ फॉर्म्स की और कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो मैं बिजी था, और मुख्तलिफ ऑडिट्स, अकाउंट्स के असाइनमेंट्स मेरे पास होती थी, तो अमूमन बिजनेस का कुछ सोचता भी नहीं था। हालांकि मेरे जितने भी कोलीग्स थे, अगर किसी से भी बात करें तो अमूमन यही डिस्कस होती थी कि जॉब करनी है, इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करनी है, उस कंसर्न में जॉब करनी है, मैन्युफैक्चरिंग में करनी है, ट्रेडिंग में करनी है, नॉन प्रॉफिट में उसमें, बस इस तरह की बातें होती थी।
तो मैं अपने जहाँ पे मेरे कोलीग्स होते तो हमेशा बिजनेस को मैं डिस्कस करता था, तो उनको मेरी बात समझ नहीं आती थी, मुझे उनकी बात समझ नहीं आती थी। तो गालिबन मेरा अपना भी जो कि पर्सनल एक्सपीरियंस है कि गालिबन ये लेट 90s में ये कहानी शुरू हुई कि जब एकदम से थोड़ा सा ना एक पैराडाइम शिफ्ट आना शुरू हुआ और लोगों ने महसूस करना शुरू किया कि नहीं, अपने अपना काम करना चाहिए। तो ये मेरा मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये लेट 90s में ही शुरू हुआ। सही सर, तो ठीक हुआ सर। अच्छा, अगला ये है कि जब ये आ गया चीज़ें आई, माइंडसेट आया इस तरह, और ख़ास तौर पे ये 2002, 3, 4, 5 और 9, 10 के बाद तो एक एक किस्म का आप कह लें कि एक स्टार्ट ही लग गया और एक नई टर्म पास हमारे आई, स्टार्टअप्स और इंक्यूबेशन सेंटर्स। वो धड़ाधड़ 5-6 में इतना नहीं था, कम था। और उस दौर में ये चीज़ें हुई इवॉल्व, ये रोजी पीके है और इस तरह की दूसरी जो थी वो आई, और 9-10 के बाद जब 11-12 वहाँ से तो फिर सेल ही स्टार्ट हुई, और इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो हुए स्टार्ट लाहौर में जो है ये जो है ये लम्स ने स्टार्ट किया है, जो है ये NICL है, और इस तरह मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ इंक्यूबेशन सेंटर्स वगैरह स्टार्ट हुए। तो इसके बारे में थोड़ा ज़रा बताएं कि ये पाकिस्तान में कैसे, मतलब इसका क्या लें, ये चीज़ें स्टार्ट हुई और इनकी कितनी है अहमियत, और क्या ये वाकई क्या लें इम्पैक्ट इनका जो है वो है जिस चीज़ के लिए ये जिस काम के लिए ये बने हैं, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप का जो है वो फरोग मिले। देखिए, अक्सर ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में यूथ है, पाकिस्तान में फलानी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं हमारे पास। बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चूँकि मैं लीडरशिप ट्रेनर भी हूँ, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में एंटरप्रेन्योरशिप को भी कवर करूँगा कि लीडरशिप की काफ़ी अहम ट्रेड्स होती हैं, जिसमें विज़न सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर एम्पैथी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं उसके ऊपर मैं काफ़ी काम करता हूँ। लेकिन लीडरशिप से पहले एक चीज़ आती है कल्चर, ठीक है? आपका माहौल, वो बड़ा साज़गार होना चाहिए किसी भी काम के लिए। मैंने 1-2 लीडर्स अगर हमारा मुल्क प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल चंद एंटरप्रेन्योर्स हमारे मुल्क में पैदा हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कोई कामयाबी का मेयार नहीं है बेसिकली, ठीक है? कामयाबी का मेयार उस वक़्त होता है कि जब आपकी मुल्क की जो फ़ज़ा है, जो एनवायरनमेंट है, वो साज़गार हो। आपके पास बेशक जितना मर्ज़ी अच्छा बीज हो, जितना बेतहाशा पानी हो और आप बहुत कुछ रखते हों, टेक्नोलॉजी हो, लेकिन आपके पास अगर एक ज़रख़ीज़ ज़मीन नहीं है, तो आपकी वो सारी चीज़ें ज़ाया चली जाएँ। तो इस वक़्त हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है, सबसे मतलब हमारा इंटरनेट का यूसेज जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है बाकी मुल्कों के हवाले से। हमारे पास यूथ बहुत ज़्यादा है जो कि अब काफ़ी स्किल्ड लोग भी हैं हमारे पास, कमी किसी चीज़ की नहीं है। एजुकेटेड हैं, उनको लैंग्वेज बैरियर कभी इतना इश्यू अब नहीं रहा। हालाँकि मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा इश्यू है वो लैंग्वेज बैरियर भी है। लेकिन ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद अगर आपका कल्चर, अब कल्चर को थोड़ा-सा आप उसको, अब जो बज़वर्ड है इकोसिस्टम पे आप ले आए ना, यानी इकोसिस्टम आपके पास, इकोसिस्टम जो है ना वो अगर हो, साज़गार हो, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना वो काम की हैं। और ऑब्वियसली ये टाइम इसके ऊपर लगेगा और ये इकोसिस्टम को डेवलप होने में अभी काफ़ी अरसा पड़ा है, यानी में बड़ी लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं मेरे नज़दीक मैं जब भी बात करता हूँ अपने बाकी शोज़ में भी, अपने बाकी टॉक्स में भी, मैं यही कहता हूँ कि तकरीबन हमें मिनिमम भी कम से कम 20 साल की प्लानिंग आज के दिन से करनी चाहिए, 20 इयर्स की प्लानिंग। तो अगर हम सही मानों में 20 इयर्स की प्लानिंग लेके चलें, तो मैं समझता हूँ कि फिर कुछ अरसे में आप देखेंगे कि एक इकोसिस्टम बन जाएगा, एक माहौल बन जाएगा और उसमें फिर ये जितने भी खासकर स्टार्टअप्स हैं। अब देखिए स्टार्टअप्स क्या है, मिसाल आपके आइडियाज़ हैं, आप उन आइडियाज़ के ऊपर काम करते हैं, किसी हद तक आप उनको मैनेज करते हैं और फिर उसके बाद आप उसकी पिचिंग करते हैं मुख्तलिफ इंक्यूबेशन सेंटर में जाकर। जैसे अब आजकल नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है, इग्नाइट है, प्लान 9 है और
और many incubator centers are coming up in future also. तो ये ठीक है, ये एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ उसमें सक्सेस स्टोरीज भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा, कुछ तो ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जो कि इवॉल्व हुई हैं। अच्छा, उनको कोई इंक्यूबेशन सेंटर नहीं मिला उस वक्त, उनको कोई आप समझे कोई शुरू में, बाद में तो फाइनेंसिंग मिली, एंजल इन्वेस्टर्स आ गए, वेंचर कैपिटलिस्ट आ गए, ठीक है, उनको वो मिले। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं कि वो एक ट्रेडिशनल जो पैटर्न है हमारे बिजनेस का, जो सेट सिस्टम है, जिस तरह एक पुराना चल रहा है, उसी में से इवॉल्व होके अब बड़े बड़े नाम पैदा हुए। फॉर एग्जाम्पल parkwheels.com हो गया, जैसे rosie.pk हो गया, zameen.com हो गया। इस तरह बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मैं समझता हूं कि बगैर इस तरह की कल एनवायरनमेंट, अब मसला ये है कि इस तरह के चंद सक्सेस स्टोरीज की बेस के ऊपर हम ये एज्यूम कर लेंगे कि हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये गलत फहमी है। हमें राइट फ्रेमवर्क्स, राइट माइंडसेट और एक कॉन्टेक्स्ट जो है, उसका एनवायरनमेंट जो है, इकोसिस्टम जो है, ये लाना पड़ेगा। जब वो कल्चर आ जाएगा तो आप देखेंगे कि एक पूरा निज़ाम होगा, उसमें एक कॉन्फिडेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिलीवेबिलिटी जो है, क्रेडिबिलिटी, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि क्रिएट नहीं हो पा रही हमारे मुल्क में। मिसाल के तौर पे देखें ना, आप एक एस्पेक्ट इस मुल्क को हम लेके देखें तो वो गलत बात, इतने ज्यादा चीजें हमारे मुल्क में जिसको हमें सारी उसको सामने रखकर अपने फैसले करने हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई एक फैक्टर है जिसको अब हम डिस्कस करें इस शॉर्ट टाइम के अंदर के जनाब ये वजह है। वैसे अब अगर आप मुझसे पूछे ना कि मैं 20 साल से बिजनेस कर रहा हूँ और अगर आप मुझसे पूछे कि कौन सा कोई राइट वे है एंटरप्रेन्योर बनने का, तो मैं कहूंगा कि जी कोई राइट वे नहीं है एंटरप्रेन्योर बनने का। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, ठीक है, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। यू डू सो मेनी थिंग्स। कुछ कामयाब होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप 7-8 वेंचर्स मैंने आपको बताया अपनी जिंदगी में, तो उसमें 2-3 ही मेरे कामयाब हुए हैं, जिसके ऊपर मेरी स्टैंडिंग है, जिसके ऊपर मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और जिसके ऊपर मैं आगे से आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी सारा फ्लॉप गया, बाकी सारा मेरा नुकसान गया है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कहने का मकसद ये है कि ये इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। असल चीज है कि आपकी जो है ना, आपका वो जो अंदर का जो है ना, वो जिन जो है ना, वो मरे ना, वो सोए ना, वो जागता रहे, तो फिर ही आप एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी लेके आगे बढ़ सकते हैं। यानी जो आपके अंदर कीड़ा है वो ना मरे, वो जागता रहे और फिर हाँ, चलेंगे। उसको गलती से आपने कोई दवाई नहीं पिला देनी, वो मेडिकल स्टोर से मिलती है, वो कीड़े मार वाली, बच्चों को पिलाते हैं तो। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जैसे आपने बात की कल्चर की, बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे हम भी, आप भी हैं, उसके आपके बाद मैं भी, जो ग्रोथ हुई है, तो वालिदैन ने यही बात बताई है, पढ़ो पढ़ो, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। तो वो जो नौकर बनने का जो जुनून है, उसमें फिर ये चीजें काम नहीं करती, आपका दिमाग उस तरफ जाता ही नहीं है कि आपने अपना बिजनेस करना है, या आपने मुआशरे की जो इश्यूज देखे हैं उनका आपने सोल्यूशन पेश करना है। दैट कुड बी प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड दैट कुड बी नॉन जो है वो प्रॉफिट, वो हो सकता है कुछ भी। माइंडसेट उस तरफ हमारा ट्रेन ही नहीं हुआ। हमें तो ये सिखाया कि अच्छा नौकर कैसे बनना है, तो पूरा सारा फोकस उस पे है। पढ़े ये डिग्रीज और ये जो है वो सर्टिफिकेशंस, जो जो एंटरप्रेन्योर बनने की जो स्किल चाहिए वो तो हमने सीखी नहीं ना, हमें आती हैं। और जो चेंज होते हैं फिर उनको उसी हिसाब से आते हैं इश्यूज, क्योंकि जो जॉब का माइंडसेट है उसे चेंज करके दूसरे में आना इट टेक्स अ लॉट टाइम। क्योंकि जो ये एंटरप्रेन्योर है, इसमें जो मेन चीज है वो आपका है रिस्क टेकिंग का फैक्टर, और आपकी जो है वो करेज है, वो आपके अंदर है। तो कहते हैं यार इट्स ओके, मैं तैयार हूं, आई बेट ऑन दिस। तो वो चीजें नहीं है। आप अपना स्टेप आगे आप जब स्टेप ही नहीं आप लेते, तो फिर क्या होगा, फिर नहीं होता कुछ, देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा अहमद अब्दुल्ला के। बेसिकली वो कहते हैं ना कि वन हु कैन नॉट ओबे कैन नॉट कमांड। तो
आपको कुछ अरसे के लिए नौकर बनना पड़ेगा हमेशा। ये नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल एकदम से जो है ना पैदा होते ही आप एंटरप्रेन्योर बन जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका वो कल्चर है ही नहीं ना इस मुल्क का। देखिए ना आपका कल्चर, आपने अभी खुद ही आप अपने सवाल का जवाब दे दिया कि आपका कल्चर ही वही है। देखिए ना, कल्चर है जिसकी वजह से आपका वो माइंडसेट जॉब वाला है। वो जो जॉब माइंडसेट है वो बेसिकली उस कल्चर की वजह से है। तो आपने उस कल्चर को रिप्लेस करना है। तो कल्चर को रिप्लेस करने के ऊपर काम करें। अगर आपने उस कल्चर को चेंज कर दिया तो आप देखेंगे कि जिस तरह पहले आपको लोग मिलते थे कि जी, या मिलते हैं कि जी हमने जॉब्स करनी है, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको ऐसे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे जो कहेंगे ठीक है, हम कुछ अर्से जॉब करेंगे और इस ऑर्गेनाइजेशन से जो स्किल है, जो राइट माइंडसेट है, जो जो चीज़ें हैं वो हम एक्वायर करेंगे, उनको लर्न करेंगे और फिर उसके बाद मैं अब देखिए ना, मैं अगर बिज़नेस में आया तो उससे पहले मेरा जो बैकग्राउंड था वो ज़ाहिर बात है, मैं बड़ा एक्सटेंसिवली मैंने फाइनेंस को पढ़ा, मैंने मुख्तलिफ असाइनमेंट्स की मल्टीनेशनल, नेशनल कंपनीज़ के अंदर। तो ऑब्वियसली मेरे पास वो स्किल सेट तो था कुछ कुछ किसी हद तक। लेकिन इतना नहीं था, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ सपोर्ट दी ना मुझे उसने। तो मैं भी यही कहूँगा कि जो लोग इस वक़्त ख़ासकर जो लोग पढ़ रहे हैं इस वक़्त, अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो अपनी स्टडीज़ जारी रखें। स्टडीज़ उसको डिग्रियाँ हासिल करें, डिग्री हासिल करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये है कि अगर उन्होंने अपना कोई वेंचर करना है, अपना कोई बिज़नेस करना है, तो ऑब्वियसली उस एनवायरनमेंट के, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उनको उन लोगों के साथ उठना-बैठना पड़ेगा, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम हर नमाज़ में सूरत फातिहा पढ़ते हैं, तो हम उसमें दुआ पढ़ते हैं कि सिरातुल लज़ीना अनअमत अलैहिम। इसका मफ़हूम ये है कि हमें अल्लाह ताला रास्ता उन लोगों को दिखा जिनके ऊपर तेरा करम है। तो आजकल भी वो लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला का करम है। तो वो लोग कौन है जिनके ऊपर अल्लाह ताला का करम है? ये वो लोग हैं जो कि आपके माशरे में सक्सेसफुल लोग हैं। आप उनके पास जाएँ, उनसे मेंटरशिप लें, उनके साथ डिस्कस करें, उस एनवायरनमेंट के अंदर रहें। देखिए ना, पानी आप लेते हैं, फ्रिज में रखते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं, वो जम जाता है, एनवायरनमेंट। आपने पानी बाहर निकाला, फिर पानी मेल्ट हो जाता है, एनवायरनमेंट, ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली इसको आप अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हैं कि आप एक बिज़नेस माइंडसेट अपना बिल्ड करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ उठने-बैठें। सिर्फ़ यूट्यूब की वीडियोज़ देखने से आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। आपको उन लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनके साथ नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब ये सारी क्वालिटीज़ जो है ना, मैं देखिए ना, मैं उसको फिर जोड़ूँगा लीडरशिप के साथ। आपको लीडर बनना पड़ेगा। कल्चर कल्चर लीडर्स प्रोड्यूस करेगा, लीड्स आगे जाके एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे और आगे और लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताएँगे। तो जब लीडरशिप की बारी आती है, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, मुझे मैं बहुत हर जगह जाके लीडरशिप के ऊपर बात करता हूँ और अल्लामा साहब का ये शेर हर जगह कोट करता हूँ, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज़ जहाँ पुरसोज़, यही है रख़्त सफ़र मेरे कारवां के लिए। तो आपको अपना विज़न डेवलप करना पड़ेगा, आपको अच्छा एक कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा, आपको अपने अंदर एक एम्पैथी लानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें जब आप मिलेंगी तो आप एक लीडर बन जाएँगे। तो ये आप इस एंटरप्रेन्योरशिप इसी के अंदर है बेसिकली। एंटरप्रेन्योरशिप माइंड जो है वो भी एक लीडर का खासा ही होता है, वो उससे कोई अलग नहीं है। जैसे वो जुज़ो कुल की मिसाल है ना जी, एक होलिस्टिकली और उसके अंदर उसके डिफरेंट पार्ट्स, ये जो डिफरेंट पार्ट्स मिलके एक पूरी होल बॉडी बनाते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एक्चुअली वन पार्टिकल, वन पार्ट इन दिस होल स्टोरी, ठीक? तमाम खेल में एंटरप्रेन्योरशिप एक 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 पार्ट है बेसिकली। तो इसको इस तरह देखें आप, इसको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करें। मैं थोड़ा-सा इसको मज़ीद और इलैबोरेट करता हूँ। देखिए आपका जो स्किल सेट है, उस 20% ठीक है? आप स्किल सेट में आपकी डिग्रीज़ आ गई, आपका अ, जो आपने बाकी दूसरे स्किल सीखे 20%, बाकी 80% के ऊपर आपने काम भी तो करना है ना। बाकी 80% क्या है? आपकी ह्यूमन इंजीनियरिंग है। आपका जो ब्रेन है उसकी इंजीनियरिंग है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, आपकी जो है एम्पैथी है, आपका जो है ग्रैटिट्यूड है, आपकी जो है वो
ओवरऑल फिजिकल फिटनेस है। अब मैं सीधा जिम से आ रहा हूँ इस वक्त, आपको थोड़ा सा मैं लेट भी हो गया, तो कहने का मकसद ये है कि आपको ये तमाम एरियाज जो है ना वो साफ रखकर तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हैं। तो यानी पूरा एक पैकेज है जिसके अंदर ही एंटरप्रेन्योर, अगर आपने इस एंटरप्रेन्योरशिप को ही सारा समझ लिया तो आप तो नाकाम हो जाएंगे कुछ अरसे बाद। लेकिन अगर आपने पूरी गेम समझ ली और उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को एक हिस्सा समझ लिया तो फिर आप बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह देखता हूँ, और बाकी लोग भी उसको इस तरह देखते हैं। ये नहीं है कि अकेला, क्योंकि मैंने भी जाहिर बात है मुख्तलिफ मेंटोर से, मुख्तलिफ लोगों से सीखा। मैं कोई अपने साथ कोई ये इलम नहीं लेके आया, इसी चीजें मुख्तलिफ लोगों से मिलकर ये मैंने चीजें सीखी, और मैं आहिस्ता आहिस्ता और एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अभी कौन सा मेरी कोई जो है ना कोई डेस्टिनेशन मुझे मिल गई है, मेरी तो जर्नी है। मैं तो आगे जाना है, आगे काम करना है, और पता नहीं क्या क्या काम करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स अ जर्नी। बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे आपने बिल्कुल बात की कि जॉब करनी चाहिए, तो लेकिन उसमें ये है कि हमारे जो जवान हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको इस चीज़ का मतलब उनको यही नहीं पता कि उन्होंने करना क्या है। मतलब मैं भी कुछ 4-5 साल टीच करता रहा मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में, वह जहाँ जाके मैंने पूछा कि ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं? तो उनको नहीं आइडिया कि ज़िंदगी हम्म। में करना क्या है। उनका विज़न ही नहीं है। विज़न हो के मैंने 5 साल बाद ये काम शुरू करना है या 10 साल बाद, तो आप फिर उस हिसाब से उन जगहों पे आप जॉब्स करते हैं कि ये स्किल्स मैं ले लूँ, टेक्निकल दूसरी स्किल्स, ताकि मैं 5 साल बाद या अपना 10 साल बाद मैं काम शुरू करूँ तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरे लिंक्स उस तरह हम्म। बने हों, मेरी उस तरह की जो है वो नेट वर्किंग हो। क्योंकि जैसे आपने बात की टेक्निकल तो आपने सीख लिया, जब तक आप इन जॉब नहीं करेंगे तो आप में वो स्किल्स नहीं आएंगी। आपने चीज़ तैयार कर ली है, आपने ये माउस तैयार कर ली है, फिर ये रेडी है, मैंने बना लिया है, मैंने जो ये दुनिया का बेहतरीन माउस है, इसमें सारी टेक्निक्स लगाई हैं, इसको हाथ लगाए बगैर मैं ऐसे करता हूँ और ये ऐसे करके और माउस मूव करके मेरे मेरे ज़हन की सोच पे टिक करता हूँ तो वे काम जाता है। मुझे उंगली भी ऐसे नहीं मुझे होती करनी। लेकिन जब आप इसको सेल नहीं कर सकते तो उसका फायदा जब आपकी चीज़ सेल ही नहीं होगी। आपने उसको मार्केट करना है, आपने उसे जो है उसे सेल करना है, वो तमाम चीज़ें हैं। उसके अलावा जो आपकी टीम है, आपने उसको जो है उसे रन करना है, आपके लिंक्स बनेंगे, आपने नेट वर्किंग आपने करनी चीज़ों को, आपने जो है आगे मजीद जो है वो रोल आपने करना है। तो जिस तरह आपने बात किया, जो 80% है वो ना तो आपका इंस्टीट्यूट सिखाएगा जहां से आपने पढ़ाई की है, ना यूट्यूब, ना आपको कोई बुक सिखाएगी। वो जब तक आप फील्ड के अंदर डाइव इन नहीं आप होंगे, वो चीज़ आप नहीं सीख सकते। ये बिल्कुल ये जी, ऐसे ही है। देखिए इसमें मैं थोड़े से एक और आपको मिसाल दूं कि 2000 में 2001 की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है कि 2001 में मुझे ख्याल आया कि मुझे ना एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए, एक छोटा सा। और मेरा टारगेट था कि मैं उन लड़कों को जो कि गांव से आते हैं लाहौर, और यहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर सकते, अपने आप को कैरी नहीं कर सकते, अपने आप को बोल नहीं सकते। अच्छा, ये मेरा टारगेट था। अब अंदाजा लगाएं, 2001 की बात कर रहा हूँ, अभी सोशल मीडिया नहीं था, अभी सर इस किस्म की कोई चीजें नहीं थी। लेकिन चूंकि एंटरप्रेन्योर माइंड सेट होने की वजह से ना आपको मुख्तलिफ चीजें क्लिक करती हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक मेरे पास एक जगह थी या फिरोजपुर रोड के ऊपर लाहौर में, तो मैंने कोशिश की कि उसको मैं कन्वर्ट करूं उस ट्रेनिंग सेंटर में। अच्छा, मुझे हम्म। उस वक्त पब्लिक स्पीकिंग का नहीं पता था कि इसको पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं, यानी खड़े होकर लोगों को बात करना यानी अंदाजा लगाएं, एक खाका सा था जहन के अंदर एक। तो मुझे उसमें बड़ी बुरी तरह उसमें नाकामी हुई, वो मैं नहीं कर सका। अच्छा, फिर मैं मुख्तलिफ काम करता रहा। अच्छा, फिर मुझे एक 2011, अब 2001 और 2011, ये कितना अरसा हुआ, 10 साल गुजर गए। 10 साल। 10 साल के बाद मैं जब मुल्तान में था प्रोजेक्ट के ऊपर, तो मेरे एक मैनेजर थे, तो वो अच्छे ट्रेनर थे। तो मुझे फिर शौक हुआ, मैंने कहा ये मौका है कि अब मैं अपना वो जो मेरे अंदर कीड़ा है ट्रेनर बनने का और पब्लिक स्पीकर बनने का, अब मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ। बिजनेस तो चल ही रहा है ना साथ, मार्केटिंग का चले वो एक काम हो रहा है सारा, व्हाई नॉट टू एक्सप्लोर दिस राइट नाउ। अच्छा, उसको फिर मैंने उसके जिम्मे लगाया, फिर मैंने रोस्टम खरीदे, चेयर्स लिया, पता नहीं क्या क्या चीजें, मैंने पूरा एक सेटअप बनाया उसका। अच्छा, बाय बाय दैट टाइम मुझे कुछ नहीं पता था कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है। मैं तो बिजनेसमैन था और सॉफ्ट स्किल्स की तरफ मुझे कोई आइडिया नहीं था उस वक्त। और अच्छा, सब कर लिया।
अच्छा नहीं हुआ, फ्लॉप हो गया। जो मैनेजर साहब थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जनाब ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो मुझसे होगा नहीं। अच्छा खैर वो फिर खत्म। आप अंदाजा लगाएं 2016 मैंने फिर तीसरी अटेम्प्ट की, तीसरी अटेम्प्ट में मुझे कामयाबी मिली, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज एक स्पीकर भी हूँ, पब्लिक स्पीकर भी हूँ, और साथ-साथ एक लीडरशिप ट्रेनर भी हूँ, ठीक है? और काफ़ी चीज़ें जो है चल रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो आपने सवाल पूछा, क्या यंगस्टर्स जो हैं वो कैसे कामयाब हों? कैसी वो जो वो सोच रहे हैं। तो देखिए मेरे ज़हन में एक विज़न था। मेरे ज़हन में था कि मैंने ट्रेनर और स्पीकर बनना है। अब मेरे ज़हन में एक खाका चल रहा था, दूर का खाका, ब्लर था, समझ नहीं आ रही थी। मैंने एक अटेम्प्ट की, नहीं हुआ। मैंने उसके बाद कितना अरसे बाद दूसरी अटेम्प्ट की, नहीं हुआ। तीसरी अटेम्प्ट जाके अब देखिए ना 2001 और 2016 कितने साल गुजर गए? 15 साल गुजर गए इस प्रोसेस से गुजरते हुए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को उसमें करने में मुझे कामयाबी मिल गई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हमारे मुख्तलिफ आप जानते हैं टोस्टमास्टर्स इंटरनेशनल के मुख्तलिफ हमारे क्लब्स हैं, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ, वहाँ पे एवेल्यूएटर भी हूँ, वहाँ पे स्पीकर भी हूँ, और उसमें काफ़ी कहानी आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ रही है इंशाल्लाह। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये परसेवरेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि सब्र और बर्दाश्त में फ़र्क सीखिएगा। कहीं गलत आप डिफ़ाइन ना कर लें उसको। हम लोग बर्दाश्त को जो है ना सब्र के मायने में लेते हैं। थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ कि ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इस वक़्त स्टार्टअप्स हैं स्पेशली, तो ये अगर बात सुन रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा उसको डिफरेंशिएट करें कि जब एक चीज़ शुरू करते हैं, तो कुछ अरसे जो है ना आप उसके अंदर सब्र का मुज़ाहरा करते हैं। लेकिन एक स्टेज आती है कि जहाँ पे आपकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा। यानी या तो आप उसको बंद कर दें या फिर आप खत्म हो जाएँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो, क्योंकि बर्दाश्त नेगेटिव लफ्ज़ है, सब्र पॉज़िटिव लफ्ज़ है। बर्दाश्त में ये होता है कि वो आपके नर्व्स के ऊपर असर करना शुरू कर देता है। आप मरीज़ बन जाते हैं, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप स्ट्रेस में जा सकते हैं, उसके और बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। मैं ऐसे शख्स को भी जानता हूँ कि बड़े लोगों को जानता हूँ, बड़े क्लोज़ ऐसे मेरे सर्कल में हैं कि जिन्होंने स्ट्रेस ले लेके इस वक़्त उनकी सेहत, उनके फैमिली रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ठीक है? मैं चाहूँगा कि कहीं आप वो गलती ना कर बैठें, कि आपने होलिस्टिकली लेके जाना है। मिसाल के तौर पे आपकी फिज़िकल डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल है, इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल है, इन चारों को साथ लेकर चलना है इस जर्नी के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी, तो मिस ना कर दें आप। तो एक ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी जो है ना डायरेक्शन सेट होनी चाहिए और एक पेशेंस होना चाहिए। तो पेशेंस तो मैंने आपको बता दिया, मैंने अपनी एग्ज़ाम्पल दी कि मुझे तकरीबन 16 साल लगे एक उस अपनी इस पूरी कहानी में एक एस्पेक्ट को अचीव करते हुए, ठीक? तो अब सबसे बड़ा इश्यू डायरेक्शन का है, कि बेसिकली मुझे किस चीज़ में इन होना है, और ये तभी सेट हो सकता है जब आपके पास एनवायरनमेंट हो। जब तक आपके पास पाकिस्तान में वो एनवायरनमेंट नहीं आएगा, उस वक़्त आपकी डायरेक्शन ओवरऑल सेट नहीं हो सकती। इंडिविजुअली में कोई ना कोई तो अपनी डायरेक्शन सेट कर लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी डायरेक्शन सेट कर ली कि जी मैंने इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अंदर मैंने बिज़नेस करना है, ये मेरा फ़ोकस है, और मैं ये चंद लोग तो कामयाब हो जाएँगे। अच्छा, वो कामयाब कैसे होंगे? वो कामयाब ऐसे होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी फैमिली रूट्स, उनकी फैमिली में कोई बिज़नेस करता होगा, उनको जो है कोई राइट माइंडसेट के लोग मिल जाएँगे, उनके पास और वसाइल काफ़ी ज़्यादा होंगे, वो तो इस चीज़ को अचीव करने में कामयाब हो जाएँगे, और वो कितने लोग हैं? ना होने के बराबर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मासेस जो है ना वो राइट माइंडसेट के साथ डायरेक्शन उनकी सेट हो, उसको बगैर कल्चर के, बगैर माहौल के, बगैर उस ज़मीन के आप नहीं अचीव कर सकते। सॉरी टू से मैं खुद देखिए ना बिल्कुल एम्प्टी पॉकेट जब लाहौर आया, थोड़े से कम वसाइल के साथ मैंने शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको काफ़ी ऊपर। लेकिन अब ये देखें कि अब एक मसला तो नहीं था ना कि मैं मेरी अपनी ज़ात थी जिसको मैंने सँभाला देना था। पाकिस्तानी कल्चर है, ठीक है? पाकिस्तानी कल्चर में हम सब जानते हैं कि क्या-क्या चीज़ें नहीं हैं। अब गोरा जो है वो तो तमाम दुखों से आज़ाद है, वो अकेली जान उसकी, वो अब हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं उसको अपने साथ?
उस इन्वायरमेंट को अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये तो नहीं कर सरासर सकते। एक जो है ना, मैं समझता हूँ कि गलत ट्रैक पे हम अपने आप को डाल रहे हैं या लोगों को डाल रहे हैं। देखिए ट्रू ट्रू। उनका जो है ना वो पेरेंटिंग, उनकी जो है वो सोच 18 साल के बाद उनको घर से निकाल दिया जाता है, फिर वो फ्री होते हैं ना, उनको और अच्छा सोशल सिक्योरिटी उनकी होती है, अगर जॉबलेस हो गए तो गवर्नमेंट उनको पैसे दे देती है। पाकिस्तानी बेचारा क्या करे? है वो फ़िक्रे माश इश्क़ बुता याद रफ़्तगां, इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में क्या-क्या करे कोई। तो अब ये देखिए कि पाकिस्तानी जो है वो बहुत हौसले वाला शख्स होता है। पाकिस्तानी होना बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अगर आप इस मुल्क में पैदा हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि इस एनवायरनमेंट को हमने कल्चर को लेके आना है। कल्चर आएगा, लीडर्स पैदा होंगे और लीडर्स पैदा होंगे। मुझे रिसेंटली अपने आबाई इलाके में कॉल आई कि जी आप हमारे पास आएँ और हमें सेशन दें। मैं का बात ये है कि सेशन बिल्कुल मैं दे दूँगा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि लोकल जो लीडरशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो, उनको मैं ट्रेन करूँ, फिर वो आगे अपना खुद काम करें। ऐसे ही ये है। माइंडसेट आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर शख्स कोशिश करता है कि मैं हर जगह पहुँच जाऊँ। बस मुझे कोई बुलाने वाला हो ताकि मैं फटाफट पहुँच जाऊँ उधर। तो ये गलत माइंडसेट है। आपको वहाँ की एक आध जो वहाँ के आप समझते हैं कि जो कैपेबल हैं, लोग हैं, उनको आप ट्रेन करें, उनको आप स्किल सेट दें और उनसे कहें कि जनाब इट्स नाउ योर बेबी, आप जाके लोगों को ट्रेन करो। तो इस तरह क्या होगा कि वो चेन आएगा, उस साइकिल में चीज़ आ जाएगी, ठीक है? तो जब ऐसे ही ऐसे ही चेन पूरी घूमती है तो फिर साइकिल मूव करता है। तो इसी तरह ऐसे ही। करके हम इसमें से निकल सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि जनाब मैं सेठ से इंस्टीट्यूशनलाइज़ करें उसको। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सेठ कल्चर जो है और उस वो इंस्टीट्यूशनलाइज़ेशन की तरफ गया ही नहीं। और बदकिस्मती ये देख लें कि बिज़नेस जो है ना हमारी तीसरी जनरेशन के बाद फ्लॉप हो जाते हैं। बड़े मैं अपने करीबी लोगों को देखता हूँ कि जो उनके वालिदैन काम कर रहे हैं, उनके बच्चे कहते हैं जी हम तो ये काम नहीं करना। तो क्या है कि वो और ख़ासकर हमारे कुछ ऐसे दोस्त भाई हैं स्पीकर्स हैं ट्रेनिंग्स में, वो उनको और मोटिवेट करते हैं कि आप अपने पैशन को देखें। आप ये नहीं देख रहे कि उनके वालिदैन ने 3 दहाइयों की मेहनत, 4 दहाइयों 50 साल से बिज़नेस कर रहे हैं और उनके बच्चों को बताया जा रहा है कि जनाब आप अपने पैशन आप उनको सही गाइड करें। भाई आप उनको ये बताएँ कि आप ये जो बिज़नेस है, जो आपको विरसे में मिला है, आप खुद नहीं कर सकते तो मुझे हायर कर दें एज़ अ सीईओ। आपको हायर कर दें एज़ अ सीईओ जो राइट माइंड उनको बुलाएँ, उनको कहेंगे यार ये आपकी तनख्वाह है, अच्छी खासी तनख्वाह उनको दें। जैसे मिसाल के तौर पे सुंदर पिचाई जो है वो मिसाल देता हूँ, कि उसको बिलियंस जो है ना उनको सैलरी मिलती है एज़ अ सीईओ और वो जो खुद गूगल के जो ओनर्स होंगे वो आराम से बैठे होंगे, सारा वो और काम कर और स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर वो काम करते हैं, उनके पास टाइम होता है, वो डेलीगेट करते हैं। पाकिस्तान में डेलीगेशन है ही, ऐसे ठीक ही है? ऐसे ही। तो जब डेलीगेशन अंडरस्टूड। नहीं है, तो जो एक्जिस्टिंग हमारे बिज़नेसेस हैं, हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारी जो इंडस्ट्री है, कैसे ग्रो करेगी? वो ग्रो कर ही नहीं सकती। वो तो अपने इंतज़ार कर रहे हैं कि वो रिटायर हों या दुनिया से चले जाएँ तो उनके बच्चे आएँ, उनके बच्चे अपने पैशन को फ़ॉलो करेंगे और उसको भूल जाएँगे। भैया आप उसको डेलीगेट करो, किसी और आउटसोर्स कर दो, किसी को दे दो कि यार आप ये इसको करो। मुझे पैशन बेसिकली इसका है एग्रीकल्चर का, मैं इस तरफ जा रहा हूँ, तुम ये लेदर इंडस्ट्री को सँभालो, मैं इस तरफ जा रहा हूँ। समझे? तो इस तरह का आहिस्ता-आहिस्ता मैं समझता हूँ कि अगर जब ये माइंडसेट आएगा, तो फिर हम हमारी जो टेक ऑफ होगा हमारा। और बिल्कुल। इसमें एक आपने और भी चीज़ मुझे पूछी कि वो लोग जो कि जॉब कर रहे हैं, ये क्वेश्चन था ना आपका, उनको क्या करना जी। चाहिए? ये आजकल जी। बड़ा मसला है। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो आपकी एनर्जीज़ हैं। देखें पाकिस्तान में जो आपका जो फूड इंटेक है, आप जो भी खाते हैं, जो पीते हैं, वो कंटामिनेटेड है, ठीक है? वो उस मेयार का नहीं है कि जिसमें आप लंबी ज़िंदगी गुज़ार सकें, ठीक है? और अब आप एज ब्रैकेट देख लें अपनी कि यहाँ पर जो ही आप 40 क्रॉस करते हैं, तो आपका क्या हाल होता है, ठीक है? लोग जो है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते। हमारा खाना-पीना, ऑयली चीज़ें
और एक्सरसाइज नहीं है, स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर ऐसा कोई शख्स जो जॉब कर रहा हो और उसके पास सेविंग नहीं है, और उसको किसी ने, और वो 40 के आसपास वो कहीं है और वो क्रॉस कर गया है, तो वो तो ये रिस्क ना ले। मिसाल के तौर पे अगर वो जॉब छोड़ देगा तो वो पाकिस्तान में ना कोई सोशल सिक्योरिटी है, ना कोई इस तरह कोई मुआवजा नहीं हो सकता उन साहब के लिए कि कोई आके जो है ना उसको अडॉप्ट कर लेगा, जनाब कोई नहीं, आ जाओ, मैं तुम्हें बिजनेस कराता हूँ। इट वुड नेवर हैपन। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा, जज्बात को कंट्रोल में रखें। अपना ये देखिए कि आपकी जो एज, आपकी एनर्जीज, क्या आप इस काबिल हैं कि आप वो कर सकें। हाँ, जो यंगस्टर्स हैं जिनको अब जॉब किए हुए 3-4 साल हो गए, ठीक है, उनको चाहिए कि वो पैरेलल में जो है ना, पैरेलल में कोई ना कोई काम साथ शुरू करें, ठीक है। थोड़ा टाइम दें, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप जॉब करते हैं तो 9 to 5, और उसके अलावा भी आपकी काफी एनर्जीज जो है ना वो ड्रेन आउट हो जाती हैं। तो उसके पैरेलल जैसे मैंने किया कि मैं उस वक्त जॉब भी और बिजनेस भी साथ साथ जो है ना मैं पैरेलल लेके चलता रहा। तो इसी स्ट्रेटेजी को सामने रखते हुए आप अपना कोई काम शुरू करें। जो आपके पास अगर ऑलरेडी कोई स्किल है उसको पॉलिश करें, ठीक है। अब तो खैर काफी ज्यादा इजी है, उस वक्त हमारे जमाने में तो तस्वुर नहीं होता था कि आप फ्रीलांसिंग कर सकें यूडीमी के ऊपर, फाइवर के ऊपर, या फॉर एग्जांपल अब अच्छा, अब मैं देखें, अब मैं इस वक्त मैंने जो सुन रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी जो अमेज़न का बूट कैंप है वो मैंने कंप्लीट किया। अब मैं आई एम वेरी नाइस प्रोडक्ट हंटर। इस वक्त मुझे जितने भी टूल्स हैं, खासकर हीलियम 10 हो गया, जंगल स्काउट हो गया, मर्चेंट वर्ड हो गया, और किस तरह लिस्टिंग करनी है, कैसे जो है पीपीसी क्या है, ये सारी चीजें जो है ना, ये स्किल सेट मेरे पास है, ये मैंने सीख लिया है। तो मैं साइट पे ये ऑनलाइन अमेज़न, इसको भी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ताकि कुछ जो मेरे पास वसाइल हैं मैं उसको उस तरफ डाइवर्ट कर दूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि आपके पास मनी स्ट्रीम्स इस वक्त काफी ज्यादा हैं, 8-10 है ऑनलाइन में, तो 8-10 के करीब है मुख्तलिफ। आप ड्रॉपशिप भी कर सकते हैं, आप प्राइवेट लेबल भी कर सकते हैं, उसमें एफबीएम कर सकते हैं, एफबीए कर सकते हैं आप, क्या उसको कहते हैं, अब आपके पास ईबे है, आपके पास दराज है, बहुत सारे वेन्यूज है इस वक्त आपके पास, छोटे छोटी इन्वेस्टमेंट से और ग्रुप की शक्ल में दोस्त मिलकर आपस में। लेकिन बात यह है कि अपना जो हॉलिस्टिकली आपकी जो जिंदगी है उसको डिस्टर्ब नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है ना। ये मेरा एक पैगाम है कि पैसे भी आ जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पैसे कमाते 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 एक स्टेज आए कि आपने पैसे तो कमा लिए, लेकिन आपकी हेल्थ आपका साथ ना दे, आपकी फैमिली, आपके बच्चे वो आपका साथ ना दे, तो क्या फायदा उस पैसे। तो कोशिश ये करें कि तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए फैसले करें। जैसे स्टीवन आर कवी साहब कहते हैं ना कि सेकंड हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, सेकंड हैबिट है 7 हैबिट्स में, ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड। तो जो भी शुरू करें उसका जो एंड है वो आज सोच लें कि मुझे ये हो सकता है। इसमें अब वही फिर वो 80% आ जाता है कि आपने 80% पे भी साथ साथ काम करना है, 20% प्लस 80%। तो ये मिलके आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, एक अच्छा कारोबार कर सकते हैं, और उसमें अगर नाकामी हो भी तो फिर आप उसको अपने आप को संभाल सकते हैं। ये मुख्तलिफ डायमेंशन है उसकी। सही सही, आपने बड़े अच्छे इसे बयान किया कि जिस तरफ ना हमें कहीं बताया जाता है और ना इस तरफ ध्यान देते हैं कि जो 80% है उसको भी देखना है, आपका घर है, बाकी चीजें हैं, सेहत है, उसका भी ख्याल करना है। तो बहुत अब बताया, बिल्कुल ऐसा ही है। और जब तक आपकी सेहत और आप ज़हनी सुकून नहीं होगा तो आप कोई काम भी सही तरह नहीं कर सकेंगे। एंड पे यही है कि जितना वाली पैसा कमा लें, आप कहेंगे यार मैंने जिंदगी में क्या मैंने जो है वो हासिल किया। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, देखिए आप कोशिश ये करें लोगों को कि अपने गवर्नमेंट्स को, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं जिनके साथ आपके इंटरेक्शन, उनके साथ डिबेट करें। उनको ये कहें कि देखिए अगर हमारे मुल्क में सोशल सिक्योरिटी अगर आ जाएगी, मिसाल के तौर पे जैसे अभी गवर्नमेंट मुख्तलिफ सेंटर बना रही है उसके लिए, उन लोगों के लिए जो मुसाफिर हैं, देखिए अगर आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड शुरू हो जाए तो एक क्या होगा, एक डेफिसिट, जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो खत्म होगा।
मुझे मेरी हुकूमत के ऊपर, मेरी गवर्नमेंट के ऊपर मेरा ट्रस्ट होगा कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ये रिस्क लेता हूँ और अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी बैक पे मेरी गवर्नमेंट है, वो मुझे सपोर्ट करेगी। तो क्या क्या ये बेहतर नहीं है कि बजाय इसके कि मैं इसकी तरफ काम करूं, यानी मैं गवर्नमेंट को इतना प्रेशराइज करूं, अपना वोट का इस्तेमाल इतना अच्छा करूं कि वो मेरे लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करे कि मुझे, मेरी नस्लें जो आने वाली हैं उनके लिए मैं एक बेस बनाऊं ना कि अपने लिए। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मैं एक अच्छा मिसाल पर कमा रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है, मैंने मुख्तलिफ वेंचर्स किए, मेरे पास ये बड़ा एक्सपीरियंस है, तो यार ये कोई कामयाबी का मेयार तो नहीं है इस मुल्क का। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अपने दोस्तों में इर्द गिर्द में कोई 50,000 लोगों के दरमियान अगर मैं कोई एक आध कामयाब आदमी हूँ किसी हद तक, और कामयाबी भी एक रिलेटिव टर्म है, जरूरी नहीं है कि आप मुझे कामयाब समझे, एक रिलेटिव टर्म है, तो ये कोई कामयाबी है ही नहीं ना, ये मेयार नहीं है तरक्की का हमारे मुल्क का। हमें कल्चर डेवलप करना है, काइंडली कल्चर के ऊपर काम करें, काइंडली उस प्रोसेस के ऊपर बिलीव लाएं कि जनाब अगर कल्चर होगा तो उस प्रोसेस में जो मुश्किलात होंगी वो कम हो जाएंगी, हौसला होगा, ग्रेटिट्यूड आ जाएगा, फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है, आपके जो इमोशनल है क्वोशंट है उसको भी बैलेंस करना जरूरी है। जब ये सारी चीजें उसमें आएंगी तो फिर ही आगे जो स्किल सेट के लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, क्योंकि वो आउटसोर्स होते हैं, फिर वो B2B है, फिर B2C है, फिर B2B2C है, तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है जिसको हमने लाना है। अगर वो आ गया तो यकीन माने आपके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो छा जाएंगे दुनिया में, कोई कमी है ही। कमी है तो सिर्फ कल्चर की कमी है, इन्वायरमेंट की कमी है, कॉन्टेक्स्ट की कमी है, माहौल की कमी है, वो आ गया तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जब आप आगे बात करते हैं कि चलें आप चूज कर लिया, बिजनेस शुरू कर लिए, जो स्टार्टअप्स हैं आप पाकिस्तान में देखते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हम कहते हैं कि ये जो होंगे ये दीज विल बी सक्सेसफुल के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हैं। देखें अभी जो रिसेंटली डेटा मैंने सर्च किया उसके ऊपर, नेट के ऊपर पता चला कि जी तकरीबन 250 स्टार्टअप्स अब तक पाकिस्तान में जो है ना वो आए हैं, 250 के करीब स्टार्टअप्स, ये पिछले 2-3 साल का डेटा जो है, जिसमें से तकरीबन आप समझ लें कि 70 से 80 के करीब स्टार्टअप जो थे वो IT बेस्ड थे, ठीक है, और कुछ जो है एजुकेशन की सर्विस के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर थे, कुछ इस तरह और चीजें थी, लेकिन एग्री बेस्ड स्टार्टअप्स जो थे वो ना होने के बराबर थे, एक आध। और इसी तरह यानी आप समझिए कि IT फोकस बहुत ज्यादा है, अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, IT भी सही बात है, लेकिन आप ये देखें कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका स्ट्रेंथ आपका एग्रीकल्चर है, आप उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। ये कहना बहुत आसान है, मैं जो बात कर रहा हूँ बड़े आसानी से कह रहा हूँ कि जी उसको एक्सप्लोर करें, लेकिन उसको करना मुश्किल है, क्योंकि फिर वही बात है कि रुझान उस तरफ। अब उसमें जिम्मेदारी किन लोगों की है? उसमें जिम्मेदारी हमारे जो बड़े बड़े इस वक्त फिलोसोफर्स बैठे हुए हैं, राइटर्स बैठे हुए हैं, इस वक्त हमारे बड़े बड़े स्पीकर्स बैठे हुए हैं, ट्रेनर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि दिन रात बात कर रहे होते हैं IT के ऊपर इंक्यूबेशन सेंटर, एक्सेलरेटर्स, पता नहीं क्या क्या जो है ना वो। अच्छा, कोई ये नहीं किसी को कहता जो साहिब इख्तियार हैं या जिनके पास इख्तियार है कि भाई एग्रीकल्चर आपकी स्ट्रेंथ है, आप एग्रीकल्चर को क्यों नहीं एक्सप्लोर करते, आप सर्विस इंडस्ट्री को क्यों नहीं एक्सप्लोर करते। देखिए मैन्युफैक्चरिंग हमारे बस की बात नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। आपका ओवरऑल जो हमारा जो डेमोग्राफी है हमारे मुल्क की, हमारे हैबिट्स, वो इस कदर हम लोग सुस्त हो गए हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा इस वक्त टेक्नोलॉजिकली इतना ज्यादा एडवांस हो रहा है कि इवन अब जर्मनी देख लें, बाकी देख लें, कि बहुत कम लोगों की जरूरत पड़ती है किसी भी इंडस्ट्री में, क्योंकि उनकी जगह रोबोट्स ने ले ली है और वो सारा काम वो खुद कर रहे होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो हमें उसको फोकस इतना नहीं करना चाहिए, हालांकि आपके पास वो रॉ मटेरियल सफिशिएंट है जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग को चाहिए होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी क्रॉप्स या वो हो जो कि आपकी खुराक की जरूरत पूरी कर सके। देखें बिल गेट्स ये कहता है कि अगर आपने पॉवर्टी खत्म करनी है
तो जो सबसे बड़ी और अच्छी इंटरवेंशन अगर हो सकती है तो वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में करेंगे, तो आप पॉवर्टी दुनिया से खत्म कर सकते हैं। अब खुशकिस्मती देखें कि पाकिस्तान जो है बहुत बड़ा दुनिया का एक वो है फूड फूड वो है पॉकेट है, दुनिया का बहुत बड़ा फूड पॉकेट है। इवन रिसर्चर्स और ये जो यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहते हैं कि अगर दुनिया के ऊपर क्राइसिस आया ना खुराक का, तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एक सोर्स होगा कि जहां से हमें फूड मिलेगा। अब अंदाजा लगाएं, तो इतना बड़ा फूड पॉकेट है, इतना बड़ा आपकी ग्रेन पॉकेट है पाकिस्तान, उसको एक्सप्लोर करें। मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर फोकस्ड होना चाहिए हमारे जितने भी, चाहे मेरे स्टार्टअप्स हो, आईटी बेस भी होने चाहिए, लेकिन ज्यादा मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहिए। खुद मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं कोई ऐसी स्किल सेट डेवलप कर लूँ कि जिसमें मुख्तलिफ चीजें जो है ना मैं उगाना शुरू करूँ, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें फिर ये हो कि मुख्तलिफ गैजेट्स और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मोबाइल की इंटरवेंशन हो, और वो मजीद उसको मैं ग्रो जैसे मुख्तलिफ कर रहे हैं, जैसे इसराइल कर रहा है। बड़े उनके पास पानी नहीं है, लेकिन वो बड़े कम पानी में डेजर्ट्स में जो है ना वो फसलें उगा रहे हैं और आगे जा रहे हैं। हमारे पास तो पानी बेतहाशा है, तो हमें फसलों को बाज़ दफ़ा ज़्यादा पानी देने की वजह से हमारी फसलें खराब हो जाती हैं, ज़रूरत नहीं होती और हम पानी दे रहे होते हैं उनको। तो अगर आपके पास राइट गैजेट्स हों, जिसे आप सेंसर लगा के चेक कर सकें कि जनाब उसकी नमी इतनी है कि हमें इसको पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप पानी नहीं देंगे और पानी ज़ाया भी नहीं होगा, और आप और बाकी लोगों को मिल जाएगा जिनकी ज़रूरत है। सेकेंडली, यानी जो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो तो आप थोड़ा साइड टाइम पे करते हैं। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो एग्रीकल्चर है और आपकी सर्विस इंडस्ट्री है। उसमें आप देख लें कि आपकी जो हॉस्पिटैलिटी है वो कितना बड़ा सेक्टर है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब वो ज़ाहिर बात है टूरिज्म है, और उसके बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। एंटरटेनमेंट में आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं। आपके पास एंटरटेनमेंट में कुछ भी तो नहीं है ना। आप एंटरटेन ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? आप दोस्त मिलके जो है वो कहते हैं चलिए जी आके रेस्टोरेंट में खाना खा लें। हमारी मैक्सिमम एंटरटेनमेंट, कल मैं एक शादी पे गया, तो वहीं मेरे दोस्तों से मुलाकात हुई, तो शादी ब्याह और रेस्टोरेंट, यही हमारे एंटरटेनमेंट के ज़राए हैं। और हमारे पास एंटरटेनमेंट का जो है ना कोई इतना बड़ा ज़रिया नहीं है जो मासेस को अवेलेबल हो। हाँ, चंद लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने महँगी मेंबरशिप ले ली, आपने भी ले ली मेंबरशिप ले ली, तो कितने को लोग ले लेंगे? तो ये है कि एंटरटेनमेंट जो है, एंटरटेनमेंट बहुत बड़ा एरिया है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके अलावा हेल्थ केयर है। हेल्थ केयर जो है कितना बड़ा सेक्टर है हेल्थ केयर। और उसके अलावा जो है एजुकेशन है। एजुकेशन एजुकेशन में कितना ग्रो किया हमारे मुख्तलिफ जो भी स्कूल खोले वो कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है कि अगर एजुकेशन सेक्टर में आप आ जाएं और उसको एक्सप्लोर करें और एग्रीकल्चर को एक्सप्लोर करें, तो ऑब्वियसली उसमें मिक्स एंड मैच होगा। जाहिर बात है उसमें आईटी भी इन्वॉल्व होगी, वो तो मस्ट है। लेकिन यह कि फोकस उसको इस तरफ करें, ना कि बहुत ज्यादा फोकस एप्स की तरफ हो और जनाब उसकी तरफ। तो ये मेरा एक इनपुट है कि नहीं नहीं, एग्रीकल्चर और सर्विस। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे आईटी है उसका इस्तेमाल जो स्प्रे है थ्रू ड्रोन्स, वो भी हम कर सकते हैं। और बिल्कुल कह लें एफिशिएंटली कहाँ पे नीड है, कितनी करनी है जो है स्प्रे, और बहुत कम टाइम में और ज्यादा। इस तरह की चीजें हैं, फोकस बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि जो हमारी स्ट्रेंथ है वो हमारे फिजिकल जो एसेट्स हैं, आईटी में जितनी भी आप तरक्की करनी चाहिए आप कर लें, एप्स वगैरह साइट्स वगैरह बना लें, वो उस तरफ काम कर लें। जब तक आपका जो स्ट्रेंथ है वो नहीं होगी, जब तक आपके पास गंदम ज्यादा वफर मकदार में नहीं होगी, तो वो सस्ती नहीं होगी, वो महंगी ही रहेगी। अक्सर में इशू ये है कि जो अच्छे बीज हैं वो पाकिस्तान में नहीं बनते, वो बाहर से करने पड़ते हैं इंपोर्ट। उसके ऊपर वो उस तरह काम नहीं हो रहा। अगर हमने कोई फल एक्सपोर्ट करना है तो बाद ये मुल्क क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें आम चाहिए तो हमें आईसो चाहिए, मतलब आईसो स्टैंडर्ड को हो कि आम है उसकी एक तरह का जायका हो, एक तरह का उसका हो साइज। हमारे वो चीज नहीं, कोई आम ज्यादा मीठा है कोई कम मीठा। हमने जो है
प्रोसेस करना है, उसको कैसे करना है, हमें बहुत चीजें हमें सीखने वाली हैं और खुद को बेहतर करने वाला है, अगर हमने अपनी चीजों को जो है हमने एक्सपोर्ट करना है। जो हमारा किसान है उनको क्या इश्यूज हैं, जो हमारी आईटी स्किल्स हैं उनको यूज करते हुए हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं और अपनी एग्रीकल्चर को कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सो ऑन, जो बाकी हमारे जो है दूसरे सेक्टर्स भी हैं। बिल्कुल हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड हमने खानी रोटी ही है, तो जी उसके ऊपर काम नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तो आप देखिए, ज्यादा हमारे आईटी की तो इंटरवेंशन होगी, लेकिन आईटी की इंटरवेंशन एक्सपोनेंशियली नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे अगर हमारे कुछ जवान ऐसी कोई ऐप बना लेते हैं या कोई ऐसा काम कर लेते हैं, तो वो एक आधी हो सकती है, 2-4 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती ना। कहने का मकसद ये है कि अगर इन यूथ जो है हमारी, अगर उसको शिफ्ट कर दिया जाए कि आप मुख्तलिफ पॉकेट्स जो हैं, गवर्नमेंट जो है उनको कुछ तरह एनवायरनमेंट दें, लोन दें, कि आप जो जमींदार हैं उनके साथ मिलकर आप जॉइंट वेंचर कर लें, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो गांव के जमींदार हैं उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास इल्म नहीं है, लेकिन अगर ये यूथ जो हैं कुछ अगर कोई ट्रेनिंग सेंटर हो जहाँ पे उनको पता होगा जनाब ये किस तरह होता है और कैसे होता है ये सारा निज़ाम, तो बहुत बड़ी दुनिया है जो कि अपनी ज़मीनें देने को तैयार है। अच्छा, अब हमारे यहाँ जो कल्चर है मुल्क का, उसमें क्या होता है, फिर मेरी ज़मीन है तो मैंने ठेके पे दी हुई है। अच्छा, ठेका कितना आ जाता है? फी एकड़ 40,000 रुपए सालाना, ऐसे ही 50,000 रुपए ऐसे ही सालाना। ऐसे ही हालांकि अगर उस 10-20 एकड़, मिसाल के तौर पे छोटा जमींदार है जिसके पास 10 एकड़ जमीन है, ठीक है। अब 10 एकड़ का सालानी इनकम कितनी है? 5 लाख। लेकिन उस 10 एकड़ को अगर साइंटिफिकली उस तरतीब में डाल दिया जाए और वो जो स्किल्ड बच्चा है, अगर वो थोड़ी सी हिम्मत करे, कोई थोड़ा सा जो है ना वो अपने बर्गरपन से बाहर आ जाए और कोई सर्दी गर्मी बर्दाश्त कर ले, और कोई उसको शर्म ना ये आए कि जनाब मैं किसी देहाती बंदे के साथ गुफ्तगू करूंगा या मैं ये करूंगा और मुझे ये हो जाएगा। अगर ये माइंडसेट चेंज हो जाए तो यकीन माने कि हमारा हर एकड़ जो है ना वो प्रोडक्शन दे सकता है। हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अपने हमारे जो है ना हमारे घर जो होंगे ना वो खजानों से भरे होंगे, मुख्तलिफ फ्रूट्स और तरह तरह की चीजों पे, ऑर्गेनिक चीजों से, और यानी इतना पोटेंशियल है, माय गॉड। अब मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो एक पहाड़ी इलाका है, खैर अभी वो ऑपरेशन चल रहे हैं, मुझे जाना है उधर इंशाल्लाह और ये सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो सिर्फ ये है कि वो ट्रस्ट जो डेफिसिट है ना वो खत्म करना है, और जो हमारा स्ट्रेंथ है उसको मजीद स्ट्रेंथन करना है। अगर कोई चीज हमारी वीकनेस है तो वीकनेस को नहीं देखना, उसको नहीं परसू करना, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको मजीद स्ट्रेंथन करें, तो आगे जो पीछे हमारी जो वीकनेस होगी वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथन होनी शुरू हो जाएंगी। हम क्या करते हैं, मेरी स्ट्रेंथ एरिया है, मैंने उसको छोड़ा हुआ है और मैं अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर कोशिश कर रहा हूँ। भैया आपका स्ट्रेंथ है उसको मजीद स्ट्रेंथन करें और इन लोगों को लेके आए, शहर के बच्चों को और गांव के जो चौधरीज हैं और जो वहाँ के क्या उसको कहते हैं जमींदार हैं, उनको आपस में एक पेज पे लेके आए, उनकी आपस में मीटिंग कराएं, पंचायत कराएं, वहाँ पे दूध लस्सी चाय पानी और इस तरह का एनवायरनमेंट होवे, हुक्का शुक्का बंदा जावे होते हैं बड़ा अच्छा। मैंने इधर जमीन भी ली हुई है, तो शुरू में मेरा बड़ा प्लान था कि वहाँ पे कोई फिश फार्म या इस तरह की कोई चीज शुरू करूँ, लेकिन लगता है कि अब वो चूंकि वो हाउसिंग का ट्रेंड ज्यादा है तो थोड़ा सा उसमें वो है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं खुद अपने बच्चों को, मेरा प्लान है कि मैं स्किल सेट, एग्री बेस्ड स्किल सेट इंशाल्लाह जरूर सिखाऊंगा, ताकि अगर फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर अगर मैं उसको 1-2 एकड़ या 10 एकड़ जमीन देता हूँ, तो वो किसी को ठेके में देने की बजाय वहां खुद ही अपना टनल फार्मिंग और अपना जो है वहां पे उसको क्या कहते हैं ड्रिप इरिगेशन के जरिए और इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए वो अपनी फसल, अपना फार्म हाउस, वहां पे मुर्गियां और वहां पे दूध और वहां पे इस किस्म की जो है ना अपनी पूरी स्टेट बनाए। तो ये बेसिकली मैं चाहता हूँ कि हमारा जो जवान है वो अपने उस हॉल से बाहर निकले, वो जो एक मम्मी डैडी उसके अंदर एक रूह आई हुई है उसको बाहर निकाले, वो बाहर जाए और एक्सप्लोर करे इस मुल्क को। क्योंकि मैं तो बहुत ट्रैवल करता हूँ, बहुत ट्रैवल किया भी है, मैं बलूचिस्तान ट्रैवल किया, सिंध ट्रैवल किया, KPK ट्रैवल किया, मैदानों में, पहाड़ों में,
और बेतहाशा ट्रेवल किया अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री, दिस ग्रेट एंड ब्यूटीफुल कंट्री। तो हमें थोड़ा सा ना, खुद मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं आपको बहुत बड़ा कोई इस वक्त जो बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बहुत बड़ा इस वक्त ये मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। मुझे आप सपोर्ट करें, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। इसी तरह सपोर्ट होगी ना, जब मैं लाउड कम्युनिकेट करूंगा, कुछ बोलूंगा तो अगला सुनेगा ना। तो ये इस तरह करके हम एक कल्चर डेवलप कर सकते हैं। और कल्चर डेवलप हो गया, एक दफा वो होते ना जो जाखा खुलना वाली बात है, पंजाबी में कहते हैं जाखा खुल गया उसका, ऐसा होता है ना जी। एक दफा ट्रस्ट डेवलप हो गया, एक दफा वो करेज आ गई, एक दफा वो पॉजिटिविटी आ गई, फिर देखें कि आप जो है ना, आप फिर फ्लाई करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, यानी वो रुकावटें, आपको कोई रुकावटें नहीं लगेंगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस किस्म का एनवायरनमेंट हमारे मुल्क में, हमारे गाँव में, हमारे शहरों में डेवलप हो जाए कि हम सुस्ती को हटाएं, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, सवेरे उठें। ठीक है, हमारा जवान आईटी के एप्स बनाते बनाते सारी रात खर्च कर बैठता है, 2 मूवीज जो है ना हॉरर की देखता है, एक लव स्टोरी देखता है, रात को पूरी रात गुजर जाती है, सुबह उठता है मिट्टू जो है 11 बजे नाश्ता करता है। अच्छा, रात में वो हॉरर और लव स्टोरी मिक्स वाली हो रही होती है, दिन को समझ नहीं आ रहा होता है। जिससे मोहब्बत भरी बात करनी होती है उसे लड़ पड़ता है, जिससे लड़ना होता है उसे मोहब्बत भरी बात कर देता है। अच्छा, अजीबो-गरीब किस्म की जो है ना स्टोरीज जो है ना, डिप्रेशन, अच्छा ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो आ रहे हैं आजकल माशरे में, उसकी वजह ये है कि लोग सारी रात जाग रहे होते हैं, सुबह उठ के उनको कोई समझ नहीं आ रही होती। हमारी एक कहावत है कि उल्लू जो है ना वो सारी रात कहता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, लेकिन जब वो सुबह उठता है, क्योंकि सारी रात जागा होता है, तो सुबह उठ के वो परेशान हो जाते हैं कि मैं क्या कहा था, कि एक है या क्या है। मिसाल यानी आप खुद समझ आए कि सारी रात काम करने के बाद आप जब सुबह उठेंगे तो आप में और उल्लू में कोई फर्क रह नहीं जाएगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अपनी जान जो है ना उसको भी अजीज रखें, जान है तो जहान है। कहीं एंटरप्रेन्योरशिप के चक्कर में, कहीं पैसे कमाने के चक्कर में इतना आगे ना निकल जाएं कि फिर बाद में वापसी के रास्ते आपके बंद ना हो जाए, यू टर्न लेते हो फिर बड़ी तकलीफ होगी। ऐसे बिल्कुल ऐसे, बल्कि मैं 2009 में चाइना गया था, तो वहां पे तकरीबन 1/3 था ऑन व्हील्स पे चाइना ट्रैवल किया। तो मैंने देखा कि जहाँ पे हमारी तो जो बनी हुई है ये जो ये मोटरवे हैं, वो 3 लेन्स हैं। वहां पे एक साइड उनकी उस वक्त पे 6 लेन थी। तो वहां पे जितना मैंने उनकी जो मोटरवे ट्रैवल किया सारा, मैंने कोई खाली जमीन नहीं देखी, कोई ना कोई फसल दरख्त कुछ ना कुछ लगा हुआ था वहां पे। क्योंकि जो आपका लैंड खाली है वो आपका आपका रिसोर्स का वेस्ट है। मुझे कोई इतना सा कोना भी खाली कहीं पे नहीं मुझे दिखाई देगा कि खाली हो। और दूसरी बात जो मैं पाकिस्तान में देखता हूँ कि जो ट्रेंड पिछले 10 12 15 साल में चला, ये हाउसिंग का पैसा बहुत है, लोग ज़राई ज़मीन को बना बना के सेल कर रहे हैं। तो ये हुआ कि जब हमारी सारी ज़राई ज़मीन के ऊपर मकान बन जाएंगे तो हम खाएंगे कहाँ से? ये एक अहम चीज़ से हमें सोचना चाहिए। दूसरा ये कि जितने भी हमारी हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं शहर में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और दूसरे शहरों में, वहां पे प्रॉपर निकास का इंतजाम नहीं है। अब करते क्या है, अब लाहौर में जो नहर पे जितनी भी ये सोसाइटीज हैं वहां पे कर क्या रहे हैं कि आपकी जो आपका जो सीवरेज होता है वो उसी को जमीन को ही खोद के उसमें वो सीप रहे हैं, कर उसमें डाल रहे हैं। हो क्या रहा है कि आपका जो पानी का जो लेवल है, जो ऊपर साफ पानी था वही अब आपका वो आपका जा रहा है टूवर्ड्स कंटेमिनेशन। अब आपको साफ पानी लेना है तो आपको मजीद डीप आपको जो है वो ड्रिल करना पड़ता है। अब ये मसले मसाइल हमारे स्टार्ट शुरू हो गए हैं। तो ये चीजें हैं। अब कुछ लोग जो ये हमारा जो ये देखेंगे सेशन, वो कहेंगे नहीं आईटी बहुत अहम है। आईटी बिल्कुल अहम है, आईटी के ऊपर करना चाहिए। लेकिन देखें जो चीज थी जैसे गूगल है, वहां का एक माहौल था, वहां पे जो इंस्टीट्यूट थे वहां पे उनकी रिसर्च थी। उन्होंने देखते हुए कि यार कि हमने गूगल की ये चीज करनी है कि सर्च इंजन का क्या रोल होगा,
उन लोगों का विजन था, उन्होंने शुरू किया, उनका एप्पल है, उनकी जो है ये माइक्रोसॉफ्ट है, ये उनकी स्ट्रेंथ थी, क्योंकि वहां की जो उनकी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो उनकी यूनिवर्सिटीज हैं, उनका वो काम करते हैं जो काम होने हैं इन नेक्स्ट 10-20 ईयर्स। उनकी 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 आप देख लें रिसर्च, जो वहां पे कोर्स है, वो देख लें। हमने ये काम जरूर सीखने, लेकिन हमने अपनी स्ट्रेंथ भी देखनी कि हमारे हाथ में क्या है। हमारी स्ट्रेंथ, हमारा, जैसे आपने सर बात की, ज़राअत है, हमने उस पर फोकस करना है, वो हमारी स्ट्रेंथ है, जरूर सीखेंगे, लेकिन स्ट्रेंथ को हमने लूज नहीं करना। स्ट्रेंथ है, फिर साथ हमारे कपास है, तो टेक्सटाइल है, फिर हमारा जो है लाइव स्टॉक है, तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, इसको हमने मजीद स्ट्रॉन्ग करना है, बाकी चीजों के ऊपर भी काम करना है। तो बिल्कुल सर, आपने सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही, यही हमारी डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन पे हमने काम करना है। और अगर हम ये कर लें तो आईटी तो फिर कहीं नहीं गया ना, आईटी को जारी रखें, वो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अपना स्ट्रेंथ जो है ना उसको मजीद स्ट्रेंथन करें। बिल्कुल सर। तो सर मैं लास्ट में, माशा का टाइम हो गया काफी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, ताकि इसमें सारा जो है ये समराइज भी हो। सर वो यही था कि आपके ख्याल में एंटरप्रेन्योरशिप जो पाकिस्तान में बढ़ाने के लिए, उसके इसके जो है प्रोग्रेशन के लिए क्या चीजें अहम हैं? आपने पीछे जो है काफी चीजें बयान की हैं, इनको अगर आप इसमें जो है वो समराइज कर दें, तो दैट विल बी गुड, और एक अच्छा हमारा जो है ये होगा एंड। देखिए, काफी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली, क्या क्या बेसिकली वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारा जो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट वो नहीं डेवलप हो रहा। ये बेसिकली जैसा कहते हैं ताली दो हाथों से बचती है। अब गवर्नमेंट ये एक पेज पे आ जाए, ठीक है, हालांकि ये छोटी मुंह, मेरा छोटा मुंह और बड़ी बात मैं कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से, कि अमूमन हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ जितनी भी हमारी डिबेट्स होती है, डिस्कशन होती है, हम उसमें आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं। भाई हमें गवर्नमेंट को भी तो सामने रखना है ना, क्योंकि गवर्नमेंट अल्टीमेटली हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जितने हमारे रिप्रेजेंटेटिव है ना। तो अगर देखिए, अगर आप कह रहे हैं ना कि बैरूनी दुनिया कामयाब है, वेस्ट कामयाब है, तो उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, वो और अवाम जो है वो एक पेज के ऊपर है। अब यहाँ देख लें कि क्या हाल हो रहा है इस वक्त, कि आपके जो है ना गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर कितनी बेचैनी है, उनकी पॉलिसीज जो है ना वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है। तो जब तक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी और कोई लॉन्ग पॉलिसीज नहीं बनेंगी, 20-20, 25-25 साल की प्लानिंग नहीं होगी, तो आप मुझे बताएं कि कहाँ से तरक्की आएगी, कैसे आएगी तरक्की? मेरी एक जात की हद तक मैं तो क्या कोशिश करूंगा कि मेरा बेटा है या मेरी बेटी है या जो भी है, उनको मैं फाइनेंशियली स्टेबल करके ट्रैक पर डाल के तो मैं गया दुनिया से, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो इस तमाम मसाइल का हल जो है वो ये है कि हमें ओवरऑल ब्रॉडर उस लेवल के ऊपर गवर्नमेंट और अवाम, इनको जो है ना दोनों को आप क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए मैं समझता हूँ कि हम बड़े बड़े मॉडल दुनिया के देखते हैं कि ये उसको मॉडल को फॉलो कर लो, उस मॉडल को फॉलो कर लो। अच्छा, हमारे पास जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारे आर्म फोर्सेस जो हैं, आप ये देख लें कि उनका कितना जबरदस्त सिस्टम है, कि वो एक इंस्टीट्यूशन है। एक जनरल साहब जाते हैं, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा आके उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो अच्छा, वो कितना इकोसिस्टम उनका बना हुआ है, बड़ा एक फॉर्मेशन है, एक डिविजन्स हैं और कोर्स हैं। और हमें क्या जरूरत है किसी दुनिया के किसी और मॉडल को फॉलो करने की? हमारे मुल्क में इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है जिसके पास हर किस्म का फ्रेमवर्क मौजूद है, उसी को रिप्लेस करें, उसी को रेप्लिकेट करें। मैं एक सेशन में था तो हमारे जनरल हारून साहब, कोर कमांडर रिटायर, तो उनसे मैंने सवाल किया, मैंने कहा जनरल साहब, पाकिस्तान में आर्म फोर्सेस यानी हमारे जो पाक फौज की जो एक जबरदस्त निज़ाम है, इस तरह का हमारे मुल्क में एक दूसरा इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं डेवलप हो सका? फॉर एग्जांपल हमारे जो सुपीरियर सर्विसेज ग्रुप्स हैं जो हमारे, वो भी एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है। अच्छा, उस तरह उनकी ट्रेनिंग नहीं है जिस तरह। तो
यानी, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल होना चाहिए, मिसाल सिविलियन लेवल के भी ऊपर ऐसे इंस्टीट्यूशन होने चाहिए कि जो इंस्टीट्यूशनलाइज हों और वहां पे लोगों के ऊपर वो डिपेंड ना करे, ठीक है ना, यानी लोग आते जाते रहें और वो सिस्टम चलता रहे। बेसिकली हमने इस मुल्क में ना इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, और इंस्टीट्यूशनलाइज इसी तरह होगा कि हर डिपार्टमेंट अपने सर्कल, अपने मदार में काम करे। जैसे दुनिया एक कायनात अल्लाह ने बनाई है, तो हर सियारा सितारा अपने मदार में गर्दिश करता है, कोई किसी के पंगा नहीं लेता, कोई किसी को जिसको कोई इंटरप्ट नहीं करता। तो जितने भी डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल अब लाहौर में पुलिस डिपार्टमेंट चला जाए जनाब एफबीआर के अंदर, कि जी आप लोग उठे हैं, हमने टैक्स कलेक्ट करना है, ये एफबीआर चला जाए वापडा के पास, ये आप छोड़ दीजिए, बिजली जो है ना वो हमने तरसील करनी है और हमने सारा करना है, तो मुझे ये बताएं ये पॉसिबल है, ये हो सकता है मिसाल? तो बेसिकली हमें इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, और इंस्टीट्यूशनलाइज ही वो कल्चर दे सकता है, वो माहौल दे सकता है, वो एनवायरनमेंट दे सकता है कि जिससे सिर्फ हमें एंटरप्रेन्योर्स तो नहीं चाहिए ना, हमें तो और भी तो बड़ी चीजें चाहिए ना जी। हमें अच्छे डॉक्टर्स भी तो चाहिए, हमें अच्छे इंजीनियर्स भी चाहिए, हमें अच्छे लॉयर्स भी चाहिए, हमें अच्छे लोग भी चाहिए, कि सिर्फ हमें अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। तो ये पॉसिबल ही तब है कि हम शॉर्टकट्स छोड़ दें, और वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है जो इस वक्त खत्म हो चुका है उसको दोबारा बहाल करें। उसके लिए ये बड़ी रिक्वेस्ट है सबसे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना एक ऐसा निज़ाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि जो हुकूमत है और वो जो अवाम है वो एक पेज के ऊपर आ जाए, वो एक निज़ाम हो, एक सोशल सिक्योरिटी मुझे अवेलेबल हो, मुझे ये टेंशन ना हो कि मैं जो कर रहा हूँ, चाहे मैं एंटरप्रेन्योरशिप बन रहा हूँ, चाहे मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, और मुझे ये टेंशन ना हो कि मैंने रोटी कपड़ा और मकान की मुझे फिक्र हो। नारे तो बड़े लगे, लेकिन अमली तौर पे जो है ना उसके ऊपर हमें अभी उस सफर की तरफ जाना है। तो ये सबसे अहम पैगाम है कि पाकिस्तान के मसाइल उस वक्त हल हो सकते हैं कि जब हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इदारे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे बहरिया टाउन है, बहरिया टाउन एक बड़ा कामयाब एक इदारा है, और अब देखें कराची में, पूरे कराची में पानी आया, पूरा कराची बह गया, बहरिया टाउन को कुछ नहीं हुआ। बल्कि आप ये देखें कि बहरिया टाउन ने वहां एक बहुत बड़ा डैम बनाया, वो पानी से फिल हो गया, और अब बहरिया टाउन के पास अरबों रुपए का पानी है इस वक्त, ठीक है ना। तो आपके पास तो बड़े जबरदस्त किस्म के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनके मैं समझता हूं कि इनके स्टैचूज बना के इनको लोग गुजरते हुए सलूट करें, ऐसे लोग हमारे पास हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कमी किसी की नहीं है, सिर्फ उस कॉन्फिडेंस की कमी है, उस ट्रस्ट की कमी है जो कि डेवलप नहीं हो पा रहा। यकीन माने, और किसी चीज की कमी नहीं। ये मेरा एक पैगाम है, हुकूमत और अवाम ये खुदारा एक पेज पे आ जाए। सर उसके लिए इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं कि हमारा जो हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर काम किया जाए, ताकि वही लोग आए जो अवाम से और अवाम को समझते हों। असल तो फिर ये आ गया ना कि वो लोग आए ऊपर, तो फिर ये चीज़ें ये चलेंगी। जब तक अपने बैंक बैलेंस हैं और अपनी चीज़ें करनी है फिल, तब तक तो अवाम का कुछ नहीं बन पाएगा। जाहिर बात, अपनी जात से बाहर निकल के सोचना पड़ेगा, अपनी जात तक अगर है तो कुछ भी नहीं होना। फिर इंशाल्लाह ताला बिजनेस भी होंगे स्टार्ट, हम बिजनेस भी करेंगे, और हमारी जो है एक्सपोर्ट्स भी होंगे ज़्यादा, और जो हमारे अपने मसले हैं हम उनके भी हम सॉल्यूशंस जो हैं वो निकालेंगे। ना सिर्फ हमें फ़ायदा होगा, लोगों को, पूरी दुनिया को, बल्कि हमारा अपना मुआशरा भी जो है वो बेहतर होगा। और सर आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, टाइम से काफ़ी ज़्यादा हो गया जो आपके साथ आया था, तो आपका थैंक यू। आपने भी बातें की माशाल्लाह सर, आपने इतना कुछ सीखने को आज हमें मौका मिला कि टाइम का हमें अंदाजा ही नहीं हुआ, टाइम कहाँ से कहाँ जो है वो निकल गया। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द इनविटेशन एंड फॉर ऑल दिस टाइम राइट मी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। दोस्तों, आज का आप लोगों ने सेशन देखा, नूर साहब ने बहुत अहम हमें बातें बताई, और उनका जो अपना जर्नी था वो शेयर किया। तो इसमें जो अहम सबसे चीज़ देखते हैं वो यही है कि
कंसिस्टेंसी है, आप लगे रहें, गिरेंगे फिर उठेंगे, लगे रहें, फिर मंजिल मिलेगी। रिस्क लें, आगे बढ़ें। जो हमारा सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज स्टार्ट करने का मकसद यही है, लोगों को एक सिम दी जाए, एक सपोर्ट दी जाए, जो काम करना चाह रहे हैं उनमें उनको जो है वो हेल्प दी जाए, ताकि वो बेहतर तौर पे अपना जो है बिजनेस या काम को स्टार्ट कर सकें, और ना सिर्फ अपनी जिंदगियां, अपने आसपास लोगों, अपना मुआशरा, बल्कि पाकिस्तान की ग्रोथ में एक अहम किरदार अदा कर सकें। और इसके साथ साथ ही मैं आप सबसे आज की शो में जो है वो इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।